हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुशाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अब क्योंकि हमारे आसपास देखिएगा तो बहुत सारे जीव जंतु हमारे आसपास उपस्थित होते हैं, तो इतने सारे जीव जंतु के कैरेक्टर्स को जान पाना, उनको स्टडी कर पाना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो क्या किया गया, इन ऑर्गेनिज्म को इनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के आधार पे जो हमने बांट दिया। हमने कोशिश किया कि जो एक कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक साथ रखा जाए, जो अलग कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक साथ कर दिया जाए, ताकि हमारा जो स्टडी है, हमारा जो उनके बारे में जानने का जो जिज्ञासा है, वो जो है सही तरीके से हो जाए। तो मेनली हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई इसीलिए करते हैं ताकि उनके कैरेक्टर्स को अच्छे से जान सके, ताकि उनकी स्टडी कर सकें, उनके यूजेस के बारे में जान सके कि आखिर उनका उपयोग क्या है, साथ ही साथ उनके हिस्ट्री के बारे में, उनके एवोल्यूशनरी लाइनेज के बारे में जान सकें। एवोल्यूशनरी लाइनेज मतलब क्या हुआ कि उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो खानदान है, वो कहाँ से इवॉल्व होकर आए हैं, तो उनके एवोल्यूशनरी लाइनेज के बारे में जान सके, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। अब देखिए, नेचर की बात करें तो हमारे आसपास ही देखोगे बहुत सारे जीव जंतु हैं। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जो है लगभग 1.5 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो सबकी स्टडी कर पाना मुश्किल होता है, तो इसलिए क्या किया गया, इन ऑर्गेनिज्म को इनके गुणों के आधार पे, इनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के आधार पे जो है अलग अलग क्लासिफाई कर दिया गया है। अब देखिए, इस क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले बात करें, जो क्लासिफिकेशन की जो इन्होंने शुरुआत की वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले इनका एक्सटर्नल फीचर के आधार पे, इनके हैबिटेट के आधार पे जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश किया। जैसे कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को बांट दिया हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज में। एरिस्टोटल ने प्लांट्स ग्रुप को क्लासिफाई कर दिया था हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज में। वहीं अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल को इनके हैबिटेट के आधार पे क्लासिफाई कर दिया गया था। जो जमीन पे पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल, जो पानी में पाए जा रहे हैं एक्वेटिक, और जो एयर में है एरियल। तो इस तरीके से इनके हैबिटेट के आधार पे, इनके एक्सटर्नल फीचर के आधार पे जो है ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफाई किया गया। बट अगेन ये क्लासिफिकेशन जो है ये सही नहीं बैठ रहा है। तो फिर क्या हुआ, तब एक व्यक्ति आते हैं कैरलस लिनायस। लिनायस ने क्या किया, इन्होंने जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म था, सबको क्लासिफाई कर दिया गया 2 किंगडम में। जो भी जीव जंतु हैं, सारे ही जीव जंतुओं को इन्होंने क्लासिफाई किया 2 किंगडम्स। अभी 2 किंगडम्स कौन कौन से हैं, तो एक है प्लांट किंगडम और दूसरा जो है एनिमल किंगडम। ठीक, मतलब जो भी जीव जंतु है या तो वो प्लांट है या तो एनिमल है। अब हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया हो गया, मॉशेस हो गया, फर्न्स हो गया, सबको उठा के प्लांट्स में डाल दिया। ठीक, अब देखो बैक्टीरिया जो कि सिंगल सेल होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक के साथ मिला दे रहे हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ मिला दे रहे हैं। तो बेशक ये जितने भी जीव जंतु हैं सबको प्लांट्स और एनिमल में क्लासिफाई कर रहे हैं, बट एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। किसी के पास सेल वॉल है तो किसी के पास सेल वॉल नहीं भी है, कोई जो है बेसिकली फोटोसिंथेटिक है तो कोई हेटेरोट्रॉफिक है। तो यहां पर देखो क्या कैरेक्टर्स के आधार पर बात किया जाए तो इन्होंने सारे ऑर्गन प्लांट एनिमल में तो बांटा, बट एक ग्रुप में भी बहुत सारे डिससिमिलैरिटीज थे, बहुत तरह के डिससिमिलर ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने जो एक ही साथ डाल दिया। ओके, इसी तरह से बात किया तुम्हारे पास यहाँ पे जो आपके पास प्रोटिस्टा ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि अमीबा और ये सब, तो अमीबा को इन्होंने एनिमल में डाला हुआ था। ठीक है, हालांकि आगे जाके जब देखोगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या किया गया, अमीबा ग्रुप को अलग कर दिया गया है, अमीबा को जो प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है। बट इनकी क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है क्लमाइडोमोनास हो गया या फिर जो भी कॉलेरा हो गया, सबको जो है इन्होंने एल्गी में रखा था प्लांट ग्रुप के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो है प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक में मिलाया, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, जिसके पास सेल वॉल है और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उनको एक साथ कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो क्लासिफिकेशन था वो थोड़ा धुंधला पड़ गया, वो क्लियर डाटा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज है।
आगे जाके कोपलैंड एक व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है प्लांट में से जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया ग्रुप, बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया और उसको एक अलग ही किंगडम बना दिया। तो इस तरीके से 3 किंगडम, फिर फंगी को सेपरेट करके 4th किंगडम, और फाइनली जो है 1968 के करीब जो है RH विटेकर, RH विटेकर ने क्या किया, जितने भी जीव जंतु हैं सबको क्लासिफाई कर दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। RH विटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी जीव जंतु हमारे आसपास हैं उनको इन्होंने जो है 5 बड़े बड़े साम्राज्यों में बांट दिया। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे किस आधार पे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया गया है? तो RH विटेकर ने क्या किया, सेल स्ट्रक्चर के आधार पे, या फिर बात किया जाए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, उसके अलावा न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो RH विटेकर ने जो भी जीव जंतु हैं सबको क्या किया है, सबको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया है। किस आधार पे ये क्लासिफिकेशन आया है, 5 किंगडम में जो बांटा है वो किस आधार पे है? तो उसके लिए इन्होंने 5 क्राइटेरिया देखी है। 5 क्राइटेरिया के आधार पे जो है जितने भी जीव जंतु हैं सबको इन्होंने जो है डिवाइड किया हुआ है। जो पहला आपको देखने को मिलेगा सेल स्ट्रक्चर, सेल कैसा है। उसके अलावा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल है, थायलॉइड है, किस तरह का बॉडी है, उसके आधार पे न्यूट्रिशन, आइदर फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक कैसा है, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, किस तरह का न्यूट्रिशन है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, वेजिटेटिव या फिर हमारे पास एसेक्सुअल, किस तरह का रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है। और उसके अलावा जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी लाइनेज। ठीक है, कि इसका जो मेनली कैसे एवोल्यूशन है, किस ऑर्गेनिज्म से ये निकल के आ रहा है, कहां से इसका एवोल्यूशन हुआ है, इस आधार पे भी जो है इन्होंने जीव जंतु को सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से RH विटेकर ने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास है सबको 5 ग्रुप में बांट दिया गया है, और ये 5 क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया के आधार पे जो है ये सारे जीव जंतु को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं अब इनका क्लासिफिकेशन, कौन कौन से 5 किंगडम है, क्या है उसके बारे में। देखिए, RH विटेकर जो भी ऑर्गेनिज्म है इसको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल कैसा है इस आधार पे ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक, कुछ ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक। ठीक है, तो सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म 2 तरीके का होता है, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, प्रो इज फॉर प्रिमिटिव, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। कैरियोटिक जो है ये शब्द आया कैरियन से, और कैरियन शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। मेनली सेल किस चीज से बनता है? अगर सेल की बात करें तो एक तो सेल का बाहरी मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा सेल के पास जो है न्यूक्लियस होता है जो कि कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और सबसे बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो है साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं जो डीएनए और ये सब कैरी करता है वो है। तो मेनली क्या देखोगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म
वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इनके पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही न्यूक्लियर ऐसे ही सेल में पड़ा हुआ है, ये किसी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड नहीं होता है। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मतलब जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, या फिर प्लास्टिड्स हो गया, या फिर क्लोरोप्लास्ट हो गया, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज है जो प्रोकैरियोटिक में होता है एक सेल ऑर्गेनल, वो है राइबोसोम। सिर्फ राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो। ठीक है, और ऐसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इसके पास न्यूक्लियोइड है एक तरीके से। तो इसमें कौन आ गया, तो इसमें डाल दिया गया मोनेरा को। मोनेरा मतलब क्या हो गया, मोनेरा का मतलब हो गया बैक्टीरिया ग्रुप। ठीक है, तो पहले जहां बैक्टीरिया को प्लांट्स में डाला गया था, अब बैक्टीरिया को सेपरेट एक अलग ग्रुप में डाल दिया गया और इस ग्रुप को नाम दे दिया गया मोनेरा। ठीक है, आगे जाके इस मोनेरा ग्रुप को भी दो भागों में बांट दिया गया। कुछ बैक्टीरिया जो एकदम हटके हैं, जो कहीं भी किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, उनको कहा गया आर्की बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया जो मेनली नॉर्मली हर जगह पाए जा रहे हैं, उनको कहा गया यू बैक्टीरिया। आर्की मतलब होता है एंशिएंट बैक्टीरिया, आर्की का मतलब हो गया एंशिएंट बैक्टीरिया, और यू का मतलब क्या हो गया, ट्रू बैक्टीरिया एक तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को फिर दो भागों में बांटा गया। कौन से दो भाग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया। क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर जो एक ही सेल से बने हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर जो एक से ज्यादा तरह के सेल से बने हुए हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाल दिया गया प्रोटिस्टा ग्रुप। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाल दिया प्रोटिस्टा ग्रुप। ओके, जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, या फिर यूग्लेना हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो ये सब जो है प्रोटिस्टा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फिर बांटा गया दो भागों में। किस आधार पे, सेल वॉल के आधार पे। कुछ में सेल वॉल होता है और कुछ में सेल वॉल नहीं होता है। तो जिसमें सेल वॉल नहीं होता है उसको कह दिया गया एनिमलिया या फिर एनिमल्स, और जिसमें सेल वॉल होता है फिर इसको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के आधार पे ऑर्गेनिज्म जो है वो हो सकता है ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटेरोट्रॉफिक। तो अगर ऑटोट्रॉफिक है तो इसको कहा गया प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और जो हेटेरोट्रॉफिक है उसको डाल दिया गया फंगी। ठीक है, यहां पर ये हो गया ऑटोट्रॉफ्स, ये हो गया हेटेरोट्रॉफ्स। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा गया है। कौन कौन से किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। किस किस आधार पे, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल कैसा है, तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसको बोला गया मोनेरा, जिसमें आता है मेनली बैक्टीरिया ग्रुप। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो फिर इस आधार पे कि कितने सेल्स हैं, सेल की संख्या कितनी है। अगर एक सेल है यूनिसेलुलर, जिसमें डाल दिया गया प्रोटिस्टा ग्रुप को। अगर एक से ज्यादा सेल है तो मल्टी सेलुलर। फिर उसके बाद बात करें सेल वॉल के आधार पे, किसी में सेल वॉल है, किसी में सेल वॉल नहीं है। तो जिसमें सेल वॉल नहीं है वो हो गया एनिमल्स, और जिसमें सेल वॉल होते हैं प्लांट और फंगी। फिर न्यूट्रिशन के आधार पे कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये दूसरों पे निर्भर रहते हैं, जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। जैसे खासकर अगर फंगी की बात करें तो फंगी जो होता है ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। सैप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जैसे देखो कोई भी फल गिरता है तो वो नेचर में वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाएगा, वो धीरे धीरे सड़ जाता है। सड़ता किसके चलते है,
फंगस और बैक्टीरिया के चलते हैं मेनली, ठीक है। तो ये उसको न्यूट्रिशन के रूप में यूज करते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पर निर्भर करते हैं उनको सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, और फंगी जो है ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। यहां पर देखिए इसको बोला जाता है मेनली जो है, एक और इसको नाम दिया गया है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन क्या है? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक हमने देखा आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया, और दूसरा जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है, ऑर्गेनिज्म को 3 भागों में बांटा गया है, 3 डोमेन्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से 3 डोमेन क्या है, पहला डोमेन ये बन गया, दूसरा डोमेन ये बन गया, और तीसरा डोमेन ये पूरा का पूरा जो है तीसरा डोमेन बन गया। तो इस तरीके से 3 डोमेन्स में जो है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये है RH व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में बांट दिया गया है, ठीक है। ये चीज है। अब देखते हैं जरा ये जो किंगडम बनाया है ये कैसे बनाया गया, किंगडम किस आधार पर बनाया गया है, इसको देखते हैं जरा। देखिए अगर हम बात करें हमारे आसपास जो भी पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन का जो सबसे छोटा यूनिट होता है इसको बोलते हैं स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब क्या हो गया? स्पीशीज का मतलब होता है वैसे जीव जंतु जो बाहर से एक जैसे दिखते हैं और जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं और अपना जनरेशन बढ़ा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं स्पीशीज। स्पीशीज क्या होता है? वैसे जीव जंतु जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, बाहर से एक जैसा दिखते हैं और ये साथ ही साथ आपस में जो है ब्रीड कर सकते हैं, तो उसको स्पीशीज बोलेंगे। जैसे कि बात करें ह्यूमन सारे जो है वो स्पीशीज है। कैसे? 2 आंखें हैं, 1 नाक है, सब जो है बाहर से अगर देखा जाए तो एक जैसा ही दिखते हैं, तो ह्यूमन एक स्पीशीज हो गया। डॉग एक स्पीशीज हो गया। कैट एक स्पीशीज हो गया। टाइगर एक स्पीशीज हो गया। रोज प्लांट एक स्पीशीज हो गया। लोटस एक स्पीशीज हो गया। तो इस तरीके से ये जो जीव जंतु हैं जो बाहर से एक जैसे दिख रहे हैं और आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इनको स्पीशीज कहा जाता है। तो किसी भी पॉपुलेशन का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है स्पीशीज। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है और इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में, इसको हम स्पीशीज बोलेंगे। ओके, जैसे कि टाइगर। ओके, टाइगर जो होता है इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, जहां पर ये जो टिग्रिस है ये क्या डिनोट करता है? ये टिग्रिस डिनोट करता है स्पीशीज। ओके, इसी तरह से मैंगो की बात किया जाए तो मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका। ओके, जिसमें ये जो इंडिका है ये क्या है? ये इसका स्पीशीज है। अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। इस केस में जो सेपियंस है ये क्या है? स्पीशीज है। ठीक है, तो ये चीज है। तो स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज वैसे ऑर्गेनिज्म जो बाहर से एक जैसा दिख रहे हैं और आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें, जो दूसरा यूनिट आपको मिलेगा ये है जीनस। जीनस क्या हो गया? 2 अलग अलग स्पीशीज जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखे। ठीक है, 2 अलग अलग स्पीशीज है बट इनमें भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, तो इसको जीनस बोलते हैं। हाँ, जितनी सिमिलैरिटीज स्पीशीज के मध्य नजर आती है, स्पीशीज के बीच में जितनी सिमिलैरिटीज होगी उसके मुकाबले जीनस के बीच में आपको कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगा। यहां पर उतनी सिमिलैरिटीज नहीं होगी। ठीक है, तो जीनस क्या होता है? वैसे स्पीशीज जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज हो।
जैसे कि बात करें तो मेनली क्या होता है, टाइगर हो गया, लायन हो गया और लेपर्ड हो गया। ठीक है, टाइगर, लायन, लेपर्ड की बात करें तो मेनली इनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी, इनका न्यूट्रिशन को लेकर, इनका जो डाइट है, इनका जो स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलता है। गधा और घोड़ा, इसमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। तो ये सब जो है एक जीनस के अंतर्गत आते हैं। और इनका जीनस क्या है, जैसे टाइगर की बात करें तो टाइगर का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो है पैंथेरा टिग्रिस। इसी तरह से लायन की बात करें तो लायन का हो जाता है पैंथेरा लियो, और लेपर्ड की बात करें तो पैंथेरा पैराडोस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पैंथेरा है, ये पैंथेरा क्या है, ये पैंथेरा ही इनका जीनस है। मतलब ये सब जो है अलग अलग स्पीशीज हैं, बट ये सब में आपस में कुछ सिमिलरिटीज है, तो इनको मिला के डाल दिया गया एक जीनस के अंदर। ठीक है, अगला जो देखोगे फैमिली। फैमिली क्या होता है, फैमिली क्या हो गया, दो अलग अलग जीनस जिनके बीच में भी थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज दिख जाए तो उसको फैमिली कहते हैं। अलग अलग जीनस जिनके बीच में अगर कुछ सिमिलरिटी दिख जा रहा है तो उसको जो है फैमिली कहेंगे। जैसे कि बात किया जाए तुम्हारे पास सोलानासी फैमिली। ओके, जैसे कि बात किया जाए यहाँ पर सोलानासी फैमिली। सोलानासी फैमिली में क्या क्या आता है, तो इसमें जैसे हो गया टोमेटो हो गया, टोमेटो बोल सॉरी, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ठीक है, दतूरा हो गया, पेट्यूनिया हो गया। तो ये सब जो है सोलानासी फैमिली के अंतर्गत ही आते हैं। तो सोलानासी फैमिली क्या हो गया, अलग अलग जीनस है बट इनके बीच में भी सिमिलैरिटी है, तो उसको जो है फैमिली बोलते हैं। ओके, देखिए तो हमने देख लिया स्पीशीज, जीनस, फैमिली। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर का मतलब हो गया अलग अलग फैमिली बट इसमें भी कुछ सिमिलैरिटी हो। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर का मतलब हो गया अलग अलग फैमिलीज बट इनमें भी कुछ सिमिलैरिटी होगी, तो उसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फैमिली जिनमें कुछ सिमिलरिटीज है उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। ओके, जैसे कि बात किया जाए डॉग हो गया, कैट हो गया, जो मेनली ये सब होते हैं, टाइगर, लायन, ये सब जो है एक ऑर्डर में बिलोंग करते हैं जिनको बोलते हैं कार्निवोरा। कौन कौन आ रहा है, डॉग आता है इसमें, कैट आता है, फिर जो है लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब जो है कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं। इसी तरीके से प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में आता है ह्यूमंस, और फिर तुम्हारे पास बात किया जाए मंकीज, एप्स, तो ये सब जो है प्राइमेट्स में होगा ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद जो है क्लास। तो क्लास क्या हो जाएगा, तो क्लास हो गया अलग अलग ऑर्डर जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज हो। क्लास क्या हो गया, अलग अलग ऑर्डर जिसमें कुछ सिमिलैरिटी हो। जैसे कि क्लास है एव्स। एव्स में कौन आता है, जितने भी बर्ड्स होते हैं ये सारे एव्स में आते हैं। इसे रेप्टिलिया, रेप्टिलिया जितने भी लिजार्ड्स वगैरह, लिजार्ड्स स्नेक, ये सब रेप्टिलिया में आते हैं। मैमेलिया, मैमल्स जो होते हैं बेसिकली वो मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया क्लास। ठीक है, और सिमिलरली फाइलम या फिर
डिवीजन। फाइलम और डिवीजन क्या हो गया? अब अलग अलग क्लास के बीच में भी अगर सिमिलैरिटी है, अलग अलग क्लास है उसमें भी अगर सिमिलैरिटी आ गया तब उसको फाइलम या डिवीजन बोलते हैं। फाइलम शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम प्लांट के लिए और एनिमल के लिए यूज करते हैं डिवीजन। ठीक है, जैसे कि डिवीजन की बात करें, एनिमल में क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको हम नोटोकॉर्ड के आधार पे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड्स होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड्स नहीं होता है, तो इस आधार पे जो है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड है तो उसको कॉर्डेट्स कहा जाएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है उसको नॉन कॉर्डेट्स कहा जाएगा। सिमिलरली प्लांट के लिए हम शब्द यूज करते हैं फाइलम, डिवीजन यूज करके फाइलम शब्द यूज करेंगे। और इस तरीके से जब अलग अलग डिवीजन या फाइलम मिलता है तब बनता है किंगडम, जिसके बारे में हमने पढ़ा। 5 किंगडम जो हमारे पास हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलकर तो इस तरीके से किंगडम बना है। तो किंगडम कैसे बना है? पहले सबसे छोटा यूनिट है स्पीशीज, इनके बीच में आपको ज्यादा सिमिलरिटीज दिखाई देगी। फिर उसके बाद जो है जीनस, फिर ग्रुप ऑफ जीनस जिसमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हो, फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली जिसमें सिमिलरिटीज हो, ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर जिसमें सिमिलरिटी हो, क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास जिसमें सिमिलरिटी हो, फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम जिसमें सिमिलरिटी हो, किंगडम। तो इस तरीके से जो है पूरा जो है ये क्लासिफिकेशन हुआ है। ऑर्गेनिज्म को हम इस तरीके से पूरा जो बड़ा सा किंगडम हमने तैयार किया है एक छोटे छोटे को मिलाते हुए। ठीक है, इसको आप याद कैसे रख सकते हो? इसको याद रख सकते हो, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। जो भी घर पे बर्तन वर्तन रहते हैं उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो परिवार बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कीप इज के का किंगडम हो गया, P is for phylum, C is for class, O is for order, F is for family, G is for genus and S is for species। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है 5 किंगडम्स में। ठीक है, तो ये चीज आपके पास। ओके, अब आगे देखते हैं हम अपने पहले क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है मोनेरा ग्रुप। मोनेरा में बेसिकली हमने किसको क्लासिफाई किया गया है? तो मोनेरा में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा है जो प्रोकैरियोटिक है, जिसका जो न्यूक्लियस है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो वो मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत जो है रखा गया है। हम बात कर रहे हैं मेनली जो अपने पहले क्लासिफिकेशन को लेकर, जो कि है मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत कौन आता है? मोनेरा के अंतर्गत आता है बैक्टीरिया ग्रुप। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन मोनेरा, मोनेरा के अंतर्गत आता है बैक्टीरिया ग्रुप। ओके, इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा मेनली इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, अगर बोला जाए कि बैक्टीरिया ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो मेनली क्या देखो, बैक्टीरिया जो होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हुआ? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो लगभग हर जगह उपस्थित होता है। ठीक है, अगर आप एक मिट्टी उठाओ तो आपको एक हैंडफुल मिट्टी में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली एयर है, हमारे आसपास के जो एयर में बैक्टीरिया रहता ही रहता है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया देखोगे हर जगह ये उपस्थित होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। ऐसे ही बैक्टीरियाज हैं जो एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब क्या हो गया? एकदम मार्शी क्षेत्र में है, दलदल या कीचड़ वाला क्षेत्र, या फिर एकदम जो है बात किया जाए और ज्यादा सलाइन क्षेत्र में है, एकदम से जो है सॉल्टी एरियाज है वहां पर भी पाए जाते हैं। कुछ बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, कुछ बहुत ही लो टेम्परेचर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो लगभग हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह उपस्थित है। ठीक है, जैसे आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये लोग जो ऐसी जगह पे हैं जहां पे आम जीवन का होना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे आम जीवन रह ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि बात करें आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत देखोगे तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं इनको बोलते हैं हेलोफाइल्स, हेलो सॉल्ट, और फाइल्स इज फॉर लविंग। तो वैसे बैक्टीरिया जो ज्यादातर नमकीन क्षेत्र में होते हैं, जहां पे सॉल्टी क्षेत्र है, जहां पे सॉल्ट्स की मात्रा ज्यादा है, ये वहां पे ग्रो कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। उसके अलावा जो बात किया जाए, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स,
थर्मो एसिडो, थर्मल शब्द हो गया किसके लिए, हीट के लिए, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एकदम हाई टेम्परेचर पाए जाते हैं, जो गर्म पानी के झरने वगैरह होते हैं, ये उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेन तो थर्मो एसिडोफाइल्स क्या हो गया, थर्मो एसिडोफाइल्स वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है। उसके अलावा जो है मेथानोजेंस, मेथानोजेंस की बात करें तो मेथानोजेंस वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो ज्यादातर मार्शी क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, ठीक है। ये मेनली जो ये प्लांट बोल जो एनिमल का रूमेन होता है, कुछ एनिमल होते हैं जो रूमिनेंट्स एनिमल कहलाते हैं, क्या होता है, इनका जो स्टमक है, गट लाइनिंग है, गट लाइनिंग का एक पार्ट होता है जिसको रूमेन कहा जाता है। जो कैटल्स वगैरह होते हैं ना, गाय बछड़े बफेलो ये सब, तो ये रूमिनेंट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, इनके गट का एक पार्ट होता है जिसको रूमेन कहते हैं। मेनली ये क्या कर रहे हैं, पहले तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं और सारे जो फूड होता है उसको स्टोर कर रहे हैं रूमेन में, फिर जब शांति से बैठे होते हैं तो रूमेन से ये भोजन मुंह मिलाते हैं और फिर जब बैठ के आराम से चबा रहे हैं, ठीक है। तो इसको रूमिनेंट्स कहा जाता है। तो इनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, गट है, इसमें भी जो है बहुत सारे मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। और इसलिए क्या देखोगे, मेनली जो गोबर वगैरह होता है, इससे जो है गोबर गैस, और गोबर गैस बनाया जाता है। और गोबर गैस का मेन कंपोजिशन क्या है, तो गोबर गैस का मेन कंपोजिशन होता है मीथेन, ठीक है, जो यही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। तो मेनली ये जो मिथेनोजेंस है, ये मार्शी क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर गट में पाया जा रहा है रूमिनेंट्स के, ठीक है। तो इस तरीके से तो आर्किबैक्टीरिया की बात करें तो मेनली ये सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशंस पे पाए जा रहे हैं, ओके। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं यू बैक्टीरिया को लेकर। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर हम शेप्स की बात करें पहले कि बैक्टीरिया के क्या क्या शेप्स हो सकते हैं, कैसा हो सकता है, तो मेनली जैसे कि सेल्स होता है, तो सेल का बहुत तरह का शेप होता है, अलग अलग शेप होता है। कुछ तो वैसे भी सेल्स होते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता है, जैसे बात करें अमीबा, अमीबा का कोई शेल फिक्स नहीं होता है। तो इसी तरीके से अगर हम बैक्टीरिया के शेप्स की बात करें, बैक्टीरिया कौन कौन से शेप्स में पाए जा सकते हैं, तो बैक्टीरिया के लिए मेनली 4 शेप होता है जिसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, गोला गोला, ठीक है, स्फेरिकल है, इसको बोला जाता है कोकस, ठीक है, कोकस, सिंगुलर कोकस शब्द है, प्लूरल कोकाई, ओके। तो मेनली जो है कुछ स्फेरिकल बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेड बैक्टीरिया को कहा जाता है कोकस, ओके। अगर मान लो ये सिंगल है तो सिंगल तो मोनोकोकस, अगर एक साथ 2 है डिप्लोकोकस, अगर मान लो 4 एक पूरा लाइन बना रहा है, एक सीधा सीधा लाइन, ठीक है, स्फेरिकल बैक्टीरिया, तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। उसके अलावा जो है कुछ जो है 8 का ग्रुप बनाता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, अगर कुछ 8 का ग्रुप बन रहा है तो इसको स्टेफाइलोकोकस, तो इस तरीके से जो है अलग अलग शेप्स पाए जाते हैं। तो पहला शेप हमारे पास क्या है, स्फेरिकल, और स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकस। इसी तरीके कुछ जो है रॉड शेप का होता है, अगर रॉड शेप है तो इसको कहा जाता है बैसिलस, अगर एक साथ 2 होगा डिप्लोबैसिलस, चेन में है स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया होता है कोमा शेप, अगर कॉमा शेप बैक्टीरिया है तो इसको नाम दिया गया है विब्रियो, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया होता है स्पाइरल शेप, अगर स्पाइरल शेप है तो इसको बोलते हैं स्पाइरीलियम। तो इनके शेप के आधार पे इनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि अगर स्फेरिकल शेप है तो उसको बोलता है कोकस, अगर रॉड शेप है तो बैसिलस, अगर कॉमा शेप है तो विब्रियो, और अगर स्पाइरल की तरह है तो इसको स्पाइरीलियम बोलते हैं। तो इस तरीके से शेप के आधार पे आपको मेनली 4 तरह के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है, इनका जो साइज होता है वो हाईली वेरिएबल होता है, ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनका जो साइज है मेनली बहुत ही छोटा, 1 से लेकर लगभग 10 नैनोमीटर तक का इनका साइज होता है, ठीक है। जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया है वो है बेगियाटाओ ग्रुप का, बेगियाटाओ स्पीशीज होते हैं ये ज्यादा बड़े होते हैं। वहीं अगर सबसे छोटे बैक्टीरिया की बात करें वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा होता है, ओके। तो ये चीज है। उसके अलावा बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज देखोगे क्या, बैक्टीरिया के पास होता है सेल वॉल, बैक्टीरिया के पास है सेल वॉल, ओके। यहाँ पर जो है ये ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन है। इसके अलावा बैक्टीरिया में कुछ स्फेरिकल
क्रोमोसोम्स में होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लास्मीड्स। बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मैटर होते हैं जिसको प्लास्मीड्स बोलते हैं। तो उसके अलावा इनके बाहर जो है एक सेल वॉल है। ये जो सेल वॉल है ये किससे बना है? तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है ये बना है पेप्टाइडोग्लाइकन का। तो बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बना है? बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ है। ओके, तो ये चीज तुम्हारे पास। उसके अलावा बात करें तुम्हारे पास, तो इसमें जो है फ्लैजिला होता है। इसमें जो है फ्लैजिला सिंगल भी हो सकता है, पेयर भी हो सकता है, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें जो मेनली फ्लैजिला पाया जाता है, और ये फ्लैजिला का काम क्या है? फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट में। बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है और फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट में। उसके अलावा इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो कुछ फोल्डिंग्स बनाता है, जिन फोल्डिंग्स को कहते हैं मेसोजोम्स। तो ये एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखिए इसका सेल वॉल किससे बना है? तो इसका सेल वॉल बना है पेप्टाइडोग्लाइकन से। ओके, ये चीज। आगे देखते हैं थोड़ा बैक्टीरिया कैरेक्टर्स और क्या क्या है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में क्या हो जाता है? ये बैक्टीरिया मेनली जो है ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो दो तरीके के ऑटोट्रॉफिज्म यहां पे देखने को मिलेगा। एक आपके पास है फोटोसिंथेटिक और एक है केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है वैसा बैक्टीरिया जो सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट की मदद से अपना भोजन बना सकता है, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होने चाहिए, तभी ये फोटोसिंथेसाइज कर सकता है। तो इसके अंदर बात किया जाए मेनली तुम्हारे पास तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं और यही क्लोरोफिल पिगमेंट जो हैं उसको सनलाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है? तो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया होता है जो अपने अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, उन रिएक्शन की मदद से ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। केमिकल्स के द्वारा, केमिकल एनर्जी के द्वारा जो है ये अपने अंदर, केमिकल रिएक्शन के एनर्जी के द्वारा जो है ये अपने अंदर भोजन तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया को कहा जाता है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो भी इनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन की मदद से ये अपना भोजन तैयार कर रहे हैं, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया मेनली जो है ऑटोट्रॉफिक भी होता है, बैक्टीरिया जो है हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। उसके अलावा बात किया जाए तुम्हारे पास तो बैक्टीरिया के बाहर जो है एक जेलेटिन कवरिंग होती है। सब में नहीं होगा, कुछ बैक्टीरिया के पास जो है जेलेटिन कवरिंग होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के बाहर जो है सेल वॉल के बाहर एक जेलेटिन कवरिंग होता है, जेलेटिनस बोलते हैं। ओके, ये चीज है। और इसे देखिए क्या, जब हम इसको स्टेन करते हैं, स्टेन का मतलब क्या हुआ? जब हम इसको कलर करेंगे बैक्टीरिया पे, अगर पर्टिकुलरली हम कोई भी स्टेन का इस्तेमाल करते हैं तो ये कलर शो करता है, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया कलर शो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया कलर शो नहीं करते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो कलर शो करता है जब उस पर स्टेन किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया जो कलर स्टेन नहीं करता है, शो नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जब स्टेन करेंगे तो उस पर कलर चढ़ जाएगा, तो अगर कलर चढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जिस पे स्टेन नहीं चढ़ेगा, उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं जो स्टेन ले लेते हैं, और कुछ ग्राम नेगेटिव हैं जो स्टेन नहीं लेंगे। तो इस तरीके से जो है इनके, तो ये मेनली क्यों होता है? इनके वॉल के डिफरेंसेस के कारण। कुछ में जो थिक वॉल्स होते हैं, कुछ में जो है थिन वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो मेनली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है। ओके, उसके अलावा देखोगे बैक्टीरिया की बात किया जाए तो यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर हम बात करें मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन को लेकर तो हमारे पास मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लगभग 78% जो एयर में है वो क्या है? नाइट्रोजन है। तो प्लांट जो होता है वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन नहीं लेता है, उसको नाइट्रोजन चाहिए सॉइल में से।
अब वो नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में नहीं लेता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस रूप में है, N2 के रूप में है, तो प्लांट नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में ना लेकर बल्कि नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में लेता है। ठीक है, तो प्लांट जो है वो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में नहीं लेता है बल्कि दूसरे फॉर्म्स में लेता है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म्स में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दे रहे हैं यूजेबल फॉर्म्स में, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, और ये मेनली जो है सॉइल से फिर प्लांट जो है वो ले लेता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है जैसे नोस्टॉक और एनाबेना, अगर हम बात करें नोस्टॉक और एनाबेना को लेकर, तो नोस्टॉक और एनाबेना की बात किया जाए, ये क्या होता है, इसके पास स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। तो ये जो बैक्टीरिया है ये हेटेरोसिस्ट की मदद से ये क्या करता है, हेटेरोसिस्ट की मदद से जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल है, हेटेरोसिस्ट है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहयोग कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म्स में ताकि प्लांट जो है उसका उपयोग कर सके। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बैक्टीरिया जो है वो हेल्प कर रहा है। ओके, ये चीज आपके पास। उसके अलावा बात किया जाए तुम्हारे पास बैक्टीरिया में, हमने देखा कि मेनली इनके पास जो है न्यूट्रिशन के बारे में, इनका जो है शेप्स के स्ट्रक्चर को लेकर, नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेकर, ये सब बारे में। अब देखिए, अब बात करेंगे मेनली जो है रिप्रोडक्शन को लेकर, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, तो एक जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो है फिजन, बाइनरी फिजन। फिजन में क्या होता है, फिजन की बात करें तो एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद जो है सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और फाइनली दो सेल्स अलग अलग सेपरेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा मेनली क्या, फिजन के द्वारा जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। ओके, इसके अलावा बैक्टीरिया जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि एक तरीका क्या है कि मान लो कोई डोनर बैक्टीरिया है और कोई रिसिपिएंट बैक्टीरिया है। ठीक है, दोनों आपस में अटैच हैं। ये क्या कर रहा है, आगे मतलब जब रिप्रोडक्शन करो तब अटैच होंगे, और ये क्या करेगा, ये जो है अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल जो क्या कर रहा है वो एक्सचेंज कर लेता है, दूसरे वाले को दे देता है। तो जो दे रहा है वो डोनर हो जाएगा, पूरा जेनेटिक मटेरियल है, कुछ सर्टेन पार्ट्स, और जो ले रहा है ये रेसिपिएंट हो गया। ओके, तो ये चीज है, इसको कंडक्शन बोलते हैं मेनली, कि एक सेल से दूसरे सेल में जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअली भी होता है, एसेक्सुअली भी होता है, स्पोर्स की मदद से भी होता है। तो अलग अलग तरीके से जो है मेनली ये रिप्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। ओके, ये चीज है। अब देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बैक्टीरिया कई तरह हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। जैसे सबसे छोटा जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा वो है माइकोप्लाज्मा। साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, बट माइकोप्लाज्मा जो है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बहुत ही ज्यादा छोटे, ठीक है। तो सबसे छोटा जो आपको बैक्टीरिया मिलेगा वो है माइकोप्लाज्मा। ये बिना सेल वॉल का होता है और इसको बोलता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए,
अगर हम बात करें बैक्टीरिया के यूज़ और मिसयूज़ के बारे में, मतलब इसका कुछ अच्छा बेनिफिट है तो कुछ इसका नुकसान भी है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स को लेकर, तो बैक्टीरिया का क्या क्या फ़ायदा है। तो बैक्टीरिया जो है हमारे आम जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जो कर्ड वगैरह जो सेट होता है, दही जमता है, दही को जमाने में बैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैक्टोबैसिलस हो गया या स्ट्रेप्टोबैसिलस हो गया, ये सब जो है मेनली क्या करते हैं, ये सब दही फिक्सेशन में सहयोग करते हैं, दही बनाने में जो है हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा बात किया जाए लेदर को जो हार्ड किया जाता है, जैसे स्किन जब निकाला जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उससे इतना सख्त लेदर कैसे बनाया जाए, तो उसको सख्त बनाने का जो प्रक्रिया है, उसको हार्ड करने का जो प्रक्रिया होता है, उसको टैनिंग बोलते हैं। तो इस टैनिंग के प्रोसेस में भी हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि लेदर को जो है हार्ड किया जा सके। उसके अलावा कुछ जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं और एनरोबिक बैक्टीरियाज हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में। जो घर से जो गंदा पानी वानी निकलता है, नाले का पानी निकलता है, उसको भी साफ करने में जो है बैक्टीरिया का हेल्प लिया जाता है। कुछ बैक्टीरिया की मदद से जो है आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अगर जीन में कुछ बदलाव करना है, या फिर सपोज करो इसमें कुछ ऐसे जीन्स हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, उसको हम चाहते हैं किसी दूसरे में ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए भी हम बैक्टीरिया का हेल्प लेते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है हमारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ इसका कुछ जो है हमारे लिए नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान, बीमारी। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं। कौन कौन सी बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे कि बात करें टीबी हो गया, या फिर कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, तो ये सब जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया से फैलता है। उसके अलावा फूड पॉइजनिंग, कुछ और लोगों को जो फूड पॉइजनिंग जो होता है मेनली, तो खाना खराब क्यों हो रहा है, तो खाना खराब होता है बैक्टीरिया के कारण। तो इस तरीके से बैक्टीरिया हमारे जीवन में अच्छा रोल भी प्ले करता है, बुरा रोल भी प्ले करता है। ओके, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना कोई जो है इंपॉर्टेंट रोल है नेचर में, और वो उसी रोल अनुसार जो है सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे प्रोटिस्टा और फंगी के बारे में। थैंक यू।